स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है चिलात पुत्र की कथा। राजगृह के राजा उपश्रेणिक एक बार हवाखोरी के लिए शहर से बाहर गए। वे जिस घोड़े पर सवार थे वो बड़ा दुष्ट था, सो उसने एक भयानक वन में जा छोड़ा। उस वन का मालिक एक यमदंड नाम का भील था। उसके एक लड़की थी जिसका नाम था तिलकवती। वो बहुत सुंदर थी। उपश्रेणिक उसे देखकर काम के बाणों से अत्यंत बिंध गए। उसकी ये दशा देख यमदंड ने उससे कहा, राजाधिराज, यदि आप इससे उत्पन्न होने वाले पुत्र को राज्य का मालिक बनाना मंजूर करें तो मैं इसे आपके साथ ब्याह सकता हूं। उपश्रेणिक ने यमदंड की शर्त मंजूर कर ली। यमदंड ने तब तिलकवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। वे प्रसन्न होकर उसे लिए राजगृह लौट आए। बहुत दिनों तक उन्होंने तिलकवती के साथ सुख भोगा, आनंद मनाया। तिलकवती के एक पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया चिलात पुत्र। उपश्रेणिक की पहली रानियों से उत्पन्न हुए भी बहुत सारे पुत्र थे। यद्यपि राज्य वे तिलकवती के पुत्र को देने का संकल्प कर चुके थे, तो भी उनके मन में ये खटका सदा बना रहता कि कहीं इसके हाथ में राज्य जाकर धूलधानी न हो जाए। जो हो, वे अपनी प्रतिज्ञा को न तोड़ने को लाचार थे। एक दिन उन्होंने एक अच्छे विद्वान ज्योतिषी को बुलाकर उनसे पूछा, पंडित जी, अपने निमित्त ज्ञान को लगाकर मुझे आप ये बताइए कि मेरे इन पुत्रों में राज्य का मालिक कौन होगा। ज्योतिषी जी बहुत कुछ सोच विचार कर बोले, सुनिए महाराज, मैं आपको इसका खुलासा करता हूं। आपके सब पुत्र खीर का भोजन करने को एक जगह पर बैठ जाएं और उस समय पर उन पर कुत्तों का एक झुंड छोड़ा जाए। तब उन सब में जो निडर हो वहीं रखे हुए आसन पर बैठे नगाड़ा बजाता जाए और भोजन करता जाए और दूसरे कुत्तों को भी डालकर खिलाता जाए। उसमें राजा होने की योग्यता है। मतलब ये कि अपनी बुद्धिमानी से कुत्तों के स्पर्श से अछूता रहकर स्वयं भोजन कर ले। दूसरा निमित्त ये होगा कि आग लगने पर जो सिंहासन, छत्र, चवर आदि राज्य चिन्हों को निकाल सके वो राजा हो सकेगा। इत्यादि और कई बातें हैं, पर उनके विशेष कहने की जरूरत नहीं। कुछ दिन बीतने के पश्चात उपश्रेणिक ने राज ज्योतिषी के बताए अनुसार निमित्त की जांच करने के लिए सभी पुत्रों को वहां पर बुलाया। उन्होंने सिंहासन के पास ही एक नगाड़ा रखवाकर वहीं अपने सब पुत्रों को खीर खाने के लिए बिठा दिया। जब वे खीर खाने लगे कि दूसरी ओर से कोई 500 कुत्तों का झुंड दौड़कर उन पर लपका। उन कुत्तों को देखकर राजकुमारों के तो होश उड़ गए। वे सब चीख मारकर वहां से भाग खड़े हुए। पर हां, एक श्रेणिक जो इन सबसे वीर और बुद्धिमान था, उन कुत्तों से डरा नहीं। वो बड़ी फुर्ती के साथ उठकर उसने खीर परोसी हुई बहुत सी पत्तलों को एक ऊंची जगह पर रख स्वयं भी पास ही रखे सिंहासन पर बैठ गया और आनंद से खीर खाने लगा। साथ में वो उन कुत्तों को भी थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक पत्तल उठाकर डालता गया और नगाड़ा बजाता गया, जिससे कि कुत्ते उपद्रव न करें। इसके कुछ दिनों बाद उपश्रेणिक ने दूसरे निमित्त की भी जांच की। अब की बार उन्होंने कुछ थोड़ी सी आग लगवाकर लोगों द्वारा शोरगुल करवा दिया कि राजमहल में आग लग गई। श्रेणिक ने जैसे ही आग लगने की बात सुनी, वो दौड़ा हुआ गया और झटपट राजमहल से सिंहासन, चंवर
आदि राज्य चिन्हों को निकालकर बाहर चला आया। यही श्रेणिक आगे तीर्थंकर होगा। श्रेणिक की वीरता और बुद्धिमानी को देख उपश्रेणिक को निश्चय हो गया कि राजा यही होगा, इसी के ये योग्य भी है। श्रेणिक के राजा होने की बात तब तक कोई न जान पाए जब तक वो अपना अधिकार स्वयं अपनी भुजाओं से प्राप्त न कर ले। इसके लिए उन्हें उसकी रक्षा की चिंता हुई। कारण ये कि उपश्रेणिक राज्य का अधिकारी तिलकवती के पुत्र चिलात को बना चुके थे, और इस हाल में किसी दुश्मन को या चिलात के पक्षपातियों को ये पता लग जाता कि इस राज्य का राजा तो श्रेणिक ही होगा, तब वो असंभव नहीं था कि वे उसे राजा होने से पहले ही मार डालते। इसीलिए उपश्रेणिक को ये चिंता करना वाजिब था, समयोचित और दूरदर्शिता का था। इसके लिए उन्हें एक अच्छी युक्ति सूझी और बहुत जल्दी उन्होंने उस कार्य को परिणत भी किया। उन्होंने श्रेणिक के सिर पर यह अपराध मढ़ा कि उसने कुत्तों का झूठा खाया, इसलिए वो भ्रष्ट है। अब वो न तो राजघराने में रहने के योग्य है और न देश में ही। इसीलिए मैं उसे आज्ञा देता हूं कि वो बहुत जल्दी राजगृह से बाहर हो जाए। सच है, पुण्यवानों की रक्षा सभी करते हैं। श्रेणिक अपने पिता की आज्ञा पाते ही राजगृह से उसी समय निकल गया। वो फिर पल भर के लिए भी वहां न ठहरा। वहां से चलकर वो द्रविड़ देश के प्रधान नगरी कांची में पहुंचा। उसने अपनी बुद्धिमानी से वहां कोई ऐसा वलीसा लगा लिया कि जिससे उसके दिन बड़े सुख से कटने लगे। इधर उपश्रेणिक कुछ दिनों तक तो राजकाज चलाते रहे। इसके बाद कोई ऐसा कारण उन्हें दिख पड़ा जिससे संसार और विषय भोगों से वे बहुत उदासीन हो गए। अब उन्हें संसार का वास एक बहुत ही पेचीदा जाल जान पड़ा। उन्होंने तब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चिलात पुत्र को राजा बनाकर सब जीवों का कल्याण करने वाला मुनि पद ग्रहण कर लिया। चिलात पुत्र अब राजा हो गया, पर उसका जाति स्वभाव न गया। और ठीक भी है, कौवे को मोर के पंख लगा दिए जाएं, पर वो मोर न बनकर रहेगा तो कौवा का कौवा ही। यही दशा चिलात पुत्र की हुई। वो राजा बना भी दिया गया तो क्या हुआ, उसमें अगत के तो गुण नहीं थे, तब वो राजा होकर भी क्या कर सकता था। अपनी जाति स्वभाव के अनुसार उसने प्रजा को कष्ट देना, उन पर जबरन जोर जुल्म करना शुरू कर दिया। ये एक साधारण सी बात है कि अन्यायी का साथ कोई नहीं देता, और यही कारण हुआ कि मगध की प्रजा की श्रद्धा उस पर से बिल्कुल ही उठ गई। सारी प्रजा उससे हृदय से नफरत करने लगी। प्रजा का पालक होकर जो राजा उसी पर अन्याय करे, तब उससे बढ़कर और दुख की बात क्या हो सकती है। परंतु इसके साथ ये बात भी सही है कि प्रकृति अन्याय को नहीं सहती। अन्यायी को अपने अन्याय का फल तुरंत मिलता है। चिताल पुत्र की अन्याय की डुगडुगी चारों ओर पिट चुकी थी। श्रेणिक को जब ये बात पता चली तो उससे चिलात पुत्र का प्रजा पर जुल्म करना न सहा गया। वो उसी समय मगध की ओर रवाना हुआ। जैसे ही प्रजा को श्रेणिक के राजगृह आने की खबर लगी, उसने उसका एक मत होकर साथ दिया। प्रजा की सहायता से श्रेणिक ने चिलात को राज्य से बाहर निकाल स्वयं मगध का सम्राट बना। सच है, राजा होने के योग्य वही पुरुष है जो प्रजा का पालन करने वाला हो। जिसमें ये योग्यता नहीं, वो राजा नहीं, किंतु इस लोक या परलोक में अपनी कीर्ति का नाश करने वाला है। चिलात पुत्र मगध से भागकर एक वन में जाकर बसा। वहां उसने एक छोटा सा किला बनवा लिया और आसपास के छोटे गांवों से जबरदस्ती कर वसूल कर उनका मालिक बन बैठा।
इसका भरत मित्र नाम का एक मित्र था। भरत मित्र के मामा रुद्रदत्त के एक लड़की थी। सुभ्रत मित्र ने अपने मामा से प्रार्थना की कि वो अपनी लड़की का ब्याह चिलात पुत्र के साथ कर दे। उसकी बात पर कुछ ध्यान न दे रुद्रदत्त चिलात पुत्र को लड़की देने से साफ मुकर गया। चिलात पुत्र से अपना ये अपमान सहा न गया। वो छुपा हुआ राजगृह में पहुंचा और विवाहित स्नान करती हुई सुभद्रा को उठाकर चलता बना। जैसे ही ये बात श्रेणिक के कानों में पहुंची, वो सेना लेकर उसके पीछे दौड़ा। चिलात पुत्र ने जब देखा कि अब श्रेणिक के हाथ से बचना कठिन है, तब उस दुष्ट निर्दयी ने बेचारी सुभद्रा को जान से मार डाला और स्वयं जान बचाकर भाग गया। वो व्यवहार पर्वत से जा रहा था कि उसे वहां मुनियों का संग दिखाई दिया। चिलात पुत्र दौड़ता हुआ संघाचार्य श्री मुनि दत्त महाराज के पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर सिर निवाकर उनसे प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे तप दीजिए जिससे मैं अपना हित कर सकूं। आचार्य ने तब उससे कहा, प्रिय, तूने बड़ा अच्छा सोचा जो तू तप लेना चाहता है। तेरी आयु अब सिर्फ 8 दिन की रह गई है। ऐसे समय जिन दीक्षा लेकर तुझे अपना हित करना उचित है। मुनिराज से अपनी जिंदगी इतनी थोड़ी सुन, उनसे उसी समय उसने दीक्षा ले ली जो संसार समुद्र से पार करने वाली है। चिलात पुत्र दीक्षा लेने के साथ ही प्रयोपगमन संन्यास ले धीरता से आत्म भावना भाने लगा। इधर उसे पकड़ने को पीछे आने वाले श्रेणिक ने व्यवहार पर्वत पर आकर उसे इस अवस्था में जब देखा तो उसे चिलात पुत्र की धीरता पर बड़ा चकित होना पड़ा। श्रेणिक ने तब उसके इस साहस की बड़ी तारीफ की। इसके बाद वो उसे नमस्कार कर राजगृह लौट आया। इधर चिलात पुत्र ने जिस सुभद्रा को मार डाला था, वो मरकर व्यंतर देवी हुई। उसे जान पड़ा कि मैं चिलात पुत्र द्वारा बड़ी निर्दयता से मारी गई हूं। मुझे भी तब अपने वैर का बदला लेना ही चाहिए। ये सोचकर वो चील का रूप ले चिलात मुनि के सिर पर आकर बैठ गई। उसने मुनि को कष्ट देना शुरू किया। पहले उसने चोंच से उसकी दोनों आंखें निकाल ली और बाद में मधुमक्खी बनकर वो उन्हें काटने लगी। 8 दिन तक उन्हें उसने बेहद कष्ट पहुंचाया। चिलात मुनि ने विचलित न हो इस कष्ट को बड़े शांति से सहा। अंत में समाधि से मरकर उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया। जिस वीरों के वीर और गुणों की खान चिलात मुनि ने ऐसा दुस्सह उपसर्ग सहकर भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा और जिनेंद्र भगवान के चरणों का, जो कि देवों द्वारा पूजित हैं, खूब मन लगाकर ध्यान किया और अंत में जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया, वे हमें भी मंगल प्रदान करें। हम उन्हें नमस्कार करते हैं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।